मेरी रिकवरी नहीं हो पाई और मुझे ब्रेन स्ट्रोक आया, तो राइट साइड पैरालाइज हो गया था, चेहरा सीधी तरफ टेढ़ा हो गया था। 2.5 साल मुझे वापस अपने पैरों पे खड़े होने में लगे। और अब तो एक चर्चा चल रहा है अभी सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा, वो है बिग बॉस। बिग बॉस 19 में आप कब दिखाई दे रहे हैं? यस, आपकी दुआएं रही तो बहुत जल्दी आप दोबारा पॉडकास्ट करेंगे, दोबारा मुझे बधाई देंगे ट्रॉफी के साथ। यस। कभी ऐसा लम्हा है कि वो मोमेंट करने के बाद आपको कई दिनों तक लगा कि यार आज का ये मोमेंट मेरे लाइफ का बड़ा बेस्ट मोमेंट रहा? शाहरुख खान जब मेरे पास आए, मुझे तो दिल DDLJ के गाने बज रहे हैं, गिटार बज रहा है, वो सीन्स आ रहे हैं, वो जो वो हाथ देते हैं ट्रेन में से, है ना, वो सारी चीजें आ रही हैं, क्योंकि सिनेमा हमारे लिए शाहरुख खान ही है। आपने एक्टिंग फील्ड को ही क्यों सेलेक्ट किया? हाँ, मैंने अभिनय इसलिए चूज किया क्योंकि मेरे जो अंदर अभिनय करने की क्षमता है, वो मुझे पता है कि। तो वो लम्हा कैसा था, ट्रांजेक्शन एज ए एक्ट्रेस और फिर उसके बाद फिर से नर्स? आप ये समझ लो कि ये कुछ ऐसा है जैसे आप मर्सिडीज से उतर के सीधे लोकल ट्रेन में धक्के खाने हाँ, बिल्कुल। लेकिन मुझे गर्व फील हो रहा था कि मैं सिक्के के दूसरे पहलू का भी हिस्सा हूँ। कभी ऐसा भी लम्हा है कि लोग आपको ऐसे अप्रोच किया किसी ने? आपके साथ सबसे बड़ी चीज जो जुड़ी है वो आपका शरीर है, कि लोग आपको एक शरीर की तरह देखते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आई एम नॉट सेइंग कि आप एक्सपोज ना करें, आप अपनी मर्जी के कपड़े ना पहने, कि जिसको करना है, जिसको बोल्ड और फर्म रहना है वो रहे। अर्जुन कपूर हो गए, जानवी कपूर, खुशी कपूर, सारा अली खान, इब्राहिम अली, ओफो हॉरिबल। एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि हर बार हमारे मेहमान स्पेशल होते हैं, जिनके जीवन की जर्नी से हर कोई सीख सकता है, ऐसे इंस्पायर करने वाले आज के हमारे विशेष मेहमान हैं। इनका लाइफ ही पूरी फिल्म ही है, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से इन्होंने लाइफ को जिया है, वैसे ही इनके लाइफ का ऐसा भी फेस आया जहाँ पे लगा कि जीवन के एक अलग रूप में आ गए हैं। लेकिन कहते हैं ना, जिसके साथ भगवान होते हैं, जिनके साथ मम्मी पापा का प्यार होता है, वो एक ना एक दिन सफल जरूर होते हैं। और लाइफ में इनका रीबर्थ हुआ। पहले नर्स रही, क्योंकि मेडिकल करने के बाद दिल्ली की लड़कियों का टेस्ट कैसा होता है, हर व्यक्ति को लगता है इंडिया के बाहर जाएं और सेटल हो जाएं। लेकिन इनके विजन बड़े थे, सपने बड़े थे, क्योंकि ये दिल्ली की पली बड़ी लड़की थी। लाखों बेटियों को इंस्पायर करने वाले आज के हमारे स्पेशल मेहमान हैं, जो न कि सिर्फ मॉडलिंग बल्कि ये कन्वर्सेशन बड़ा कमाल का करती है और ये मंच पर आकर भी आग लगाती है। जब ये बिहाइंड द कैमरा इतनी कमाल की है और ऑन स्क्रीन आने के बाद ये शाहरुख खान के साथ जबरा फैन हो जाती है। आज हमारे साथ टॉक विद टंडन के मेहमान हैं शिखा मल्होत्रा। शिखा, बहुत स्वागत है। टंडन जी, इतने खूबसूरत परिचय के लिए थैंक यू सो मच। आपने इंट्रो में ही बहुत कुछ पिरो दिया मेरी जिंदगी का, क्योंकि आपसे बहुत सारे जो नए एक्ट्रेस होगी वो इंस्पायर होती है कि आपके लाइफ जर्नी को मैंने बड़ा करीब से देखा है। हो सकता है मुलाकात आज हुई है। जी, आई फील ब्लेस्ड। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ ये सुन के। अगर कोई मुझसे इंस्पायर होता है तो आई एम हैप्पी, क्योंकि हमारी भी कोई ना कोई इंस्पिरेशन रहती है। मेरी तो मदर रही है, जैसे आपने बोला कि मम्मी पापा का प्यार, सो डेफिनेटली उसी की वजह से मैं हमेशा इतनी खिली रहती हूँ। सो आपसे मिलकर भी अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगता है जब लाइफ में कुछ अच्छा काम करो तो बहुत सारे क्रिटिक्स भी आते हैं, जीवन में बहुत सारी परेशानी आती है। हाँ। स्पेशली गर्ल्स को तो ज़्यादा फेस करना पड़ता है। तो हमें लगता है कि क्योंकि संक्षिप्त में मैं चाहता हूँ कि जब दिल्ली की जो जर्नी थी, क्योंकि पटेल नगर की लड़की जब बाहर जब निकलती है और आप जब एज ए मेडिकल, जब आपने वर्धमान महावीर, हाँ से जब आपने वहाँ से कोर्स किया, वहाँ फिर सफदरजंग में गए, बहुत सारे ऐसे फेस आए जहाँ पे आपने देखा एक अलग रूप था वो लाइफ का। उसके बाद लाइफ का ट्रांजैक्शन आपने देखा कि जब आप सोचे कि मुझे मॉडलिंग करना है, मम्मी ने लिबर्टी दिया, आपने उनके सपनों को पूरा भी किया और बहुत सारे एल्बम्स में, बहुत सारे गानों में आपने पहले काम किया। मुझे याद है वो रांची का एक लम्हा जिसमें आप किसी एक अवार्ड शो के बारे में बहुत सारी बातें, आपके कन्वर्सेशन मैंने देखा। उस वीडियो में आप बहुत सारी बातें कर रहे थे कि कैसे महाराष्ट्र को और रांची में आपने, तो ये जर्नी कैसे शुरू हुआ आपका इस लाइन में? मैं बचपन से ही एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग का हिस्सा रही हूँ। 3 साल की उम्र से ही आई थिंक, हाँ, जब से होश संभाला है तब से ही। और घर में तो मैं ऐसी रहती हूँ ड्रामेबाज। कभी भी ऐसा होता है आज भी कि मम्मी डैडी रात के 4 बजे उठ के भी बोल देते हैं चलो गाना सुनाओ, तो मुझे गाना ही होता है उनके लिए। तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे मेरे लिए सपोर्टिव और बहुत दिल से उन्होंने मुझे प्यार से सहेज के बड़ा किया है, डांटा है, मारा है, सिखाया भी है, बहुत सारी चीज़ें की है, लेकिन बहुत दिल से उन्होंने मुझे एक अपब्रिंगिंग दी है। तो आई थिंक ऐसे विंग्स हर किसी को फैलाने की इजाज़त मिले
तो क्या ही बात हो, वंडर्स कर ले सब अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि सबकी अपनी एक यूनिक यूएसपी होती है, सबके अंदर एक खासियत होती है, लेकिन उस खासियत को आगे लेकर चलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, जो बचपन में माता पिता से ही मिलती है। मुझे बहुत मिली, और मम्मी मेरी रिटायर्ड नर्स हैं, और इसीलिए मैंने हमेशा से उनको सेवा भाव जैसे जो उनका देखा है, सबके लिए निरंतर तत्पर अग्रसर रहते हुए, मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी उनकी छवि बनना है, और मैंने नर्सिंग को चूज़ किया अपनी पढ़ाई के तौर पर। बहुत ऑब्स्ट्रैकल्स के बाद वो नर्सिंग पूरी हुई, और बड़े अच्छे से सक्सेसफुली दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल से मैंने पढ़ाई की। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बचपन से सिंगिंग, एक्टिंग, थिएटर और डांस सब में बहुत रुचि रखती थी, और मैंने बाकायदा ट्रेनिंग भी ली है क्लासिकल सिंगिंग की, कथक की, डिफरेंट डांस स्टाइल्स की, और बैरिजॉन एक्टिंग स्टूडियो से थिएटर्स की। तो मुझे नर्सिंग के 4.5 साल पूरे करने के बाद, ट्रेनिंग के बाद, मुझे ये लगा कि अब मुझे मुंबई जाना है। अब मुझे अपने अंदर का जो कलाकार है उससे मिलना है, उसे एक्सप्लोर करना है, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है और ये ज़िंदगी फिर दोबारा नहीं मिलेगी। तो मैंने अपने फादर साहब को बोला, मैंने कहा पापा अभी देखो डिग्री तो पूरी कर ली है। मम्मी का बहुत वो था प्रकोप कि भाई ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए, फेल नहीं होने चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिकल करना, हम और बिल्कुल अच्छे से कोई काम अधूरा छोड़ा जाए वो ऐसा उनको पसंद नहीं है। उन्होंने कहा जी लगा के करना काम, फिर बाकी हम कुछ भी करने देंगे। मैंने कहा, मैंने पकड़ ली वो बात, मैंने कहा देखो अब मैंने डिग्री पूरी कर ली अपनी, अब मुंबई चलते हैं, और मुझे अपने अंदर के कलाकार से मिलना है, देखना है कि मुझे कितनी क्षमता है, ये सिर्फ चकाचौंध है जो मुझे खींच रही है, या फिर मैं वाकई में कलाकार हूँ, या वाकई में मुझे अभिनय से प्रेम है, संगीत से प्रेम है, वाकई में मुझे आगे बढ़ना है। और पापा ने एक ही बार में हाँ कर दिया। इतनी खूबसूरत बात की, उन्होंने बोला ठीक है चलो। तो शुरू में पापा मेरे साथ 3-3.5 साल रहे, फिर उनकी कुछ स्पाइन की प्रॉब्लम हुई तो वो आने जाने लगे, ऐसे बहुत उन्होंने मेरा साथ दिया है। मम्मी आती जाती थी, तो ऐसा कुछ रहा मेरा सफ़र। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप बोलते रहे मैं सुनता रहूं, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनका जीवन के किस्से हम सभी को इंस्पायर करते हैं। हर व्यक्ति का अपना एक किस्सा होता है, और आपकी कहानी में बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, क्योंकि मैंने देखा कि कैसे नर्स पापा मम्मी ने फिर आपको फ्रीडम दिया कि आप जाओ, आप कोर्स किया, कोर्स करने के बाद, क्योंकि ऐसे वर्सिटाइल आर्टिस्ट बहुत कम है इंडस्ट्री में, जो डांस भी करना जानती हो, जो गा भी सकती हो। तो क्यों ना अपनी इस जर्नी का आगाज एक आपकी एक अच्छे से गीत के साथ, जो आपके पसंदीदा गाना हो, जिसे आप कभी अकेले में गुनगुनाते हो। ओके। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या हो, ये हौसला कैसे झुके। एक इसकी लाइन बहुत खास है, राह में कांटे बिखरे अगर उस पे तो फिर भी चलना ही है, शाम छुपा ले सूरज मगर रात को एक दिन ढलना ही है, रुते टल जाएगी हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी हो, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। वाह, मैं स्पीचलेस हूँ कि मैं क्या बोलूँ। कि मुझे लगता है कि मेरा जो टारगेट था, क्योंकि मैं किसी भी पॉडकास्ट में जब किसी भी गेस्ट को मिलता हूँ, जैसे आपका भी मैंने देखा कि अब किसी से मिलता हूँ तो विकिपीडिया सर्च करते हैं, वैसे ही मेरा सेम, क्योंकि मैं किसी भी गेस्ट से मिलता हूँ तो पहले मैं उसकी जर्नी को देखता हूँ। तो उस जर्नी में मेरे बहुत सारे कॉमन फ्रेंड थे, जिसके बारे में मैंने उनसे बात किया कि वो शिखा है कैसे। तो वो ईयर कौन सा था जब आप नर्सिंग का कोर्स कर रहे थे? मेरा 2009 से 12 तक का ईयर रहा है नर्सिंग का। और उसके बाद जब आपने बैरिजोन ज्वाइन किया, उसके बाद आपने क्लासिकल की भी विधिवत ट्रेनिंग लिया, और उसके बाद कितने दिनों का? क्लासिकल और सिंगिंग की जो ट्रेनिंग है वो मैंने बचपन से ही ली है, दिल्ली में ही? हाँ बिल्कुल, दिल्ली गांधर्व महाविद्यालय से। अच्छा। मिश्रा जी मेरे गुरु रहे हैं,
नरेश मिश्रा जी, उनसे मैंने सीखा है। जो शुभा मुद्गल जी के जो जेठ हैं, आई थिंक मधु मुद्गल जी, उनका है वो, तो मैंने वहीं से ही शास्त्रीय संगीत सीखा है और कथक केंद्र से कथक की तालीम ली है। बाकी मैं मुंबई में भी कथक प्रैक्टिस करती रही हूँ। स्ट्रीट जैज डांस स्टाइल है, कंटेम्प्रेरी है, बॉलीवुड स्टाइल तो बहुत ही हमारे लिए कॉमन है, तो वो सब तो मैं करती रही हूँ। और थिएटर मैंने बचपन से, मंडी हाउस में तो बहुत मैं थिएटर्स गई भी हूँ और हिस्सा रही भी हूँ थिएटर्स का, लेकिन मेनली मैंने मुंबई आके ही बैरीजान एक्टिंग स्टूडियो से सीखा, जहाँ से शाहरुख खान साहब ने हाँ। ट्रेनिंग ली है। तो ये सब जी। तो संगीत के सफ़र में, क्योंकि आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, आजकल जो परफॉर्मर्स होते हैं वो अगर स्टेज पर आते हैं, जैसा सुनिधि चौहान जी आती हैं, तो स्टेज पे बिल्कुल फायर, और आप तो गाती भी अच्छे हैं। मैंने देखा मंच पे आपका लगाव बड़ा अच्छा है, मंच पे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल कमाल का था। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ को खंगाला। अरे वाह। तो फिर वाई यू आर चूजिंग, मतलब आपने एक्टिंग फील्ड को ही क्यों सेलेक्ट किया? हाँ, मैंने अभिनय इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरे जो अंदर अभिनय करने की क्षमता है, वो मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों में नहीं होती। मैं जब भी अपने आप को स्क्रीन में, वीडियोज़ में, मैंने बचपन में नोएडा फिल्म सिटी में भी टी सीरीज़ के लिए 1-2 एल्बम्स में काम किया है, जब मैं छोटी थी। तो मैंने अपने आप को स्क्रीन पर बहुत बेबाक देखा, अच्छा। है ना? तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मुझे अभिनय करने में जो सुकून मिलता है, अभिनय, देखिए, मैं अगर सिंगर होती तो मैं सिर्फ सिंगर ही होती, मैं डांस परफॉर्मर होती तो मैं सिर्फ डांस परफॉर्मर होती, लेकिन अभिनय की एक ख़ास बात ये थी कि ये संगीत और नृत्य भी अभिनय के ही रंग है। तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट साबित हुआ कि मैं सिंगर भी हूँ क्लासिकल, और मैं डांस परफॉर्मर भी हूँ, डिफरेंट डांस स्टाइल्स जानती हूँ। तो मुझे लगा कि एक्टर, एक एक्ट्रेस मेरे से अच्छा सम अप क्या ही होगा कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और मेरे अंदर ये सारी क्वालिटीज़ भी हो। तो शायद मेरी जो प्रतिभा है उसमें क्लासिकल के जो भाव हैं वो, और मेरी आवाज़ की मॉड्यूलेशन है, वो मिलकर एक बहुत अच्छी, आई थिंक एक अभिनय एक बहुत अच्छा तैयार होता है मेरे अंदर। तो मैं अच्छी अभिनेत्री उन्हीं सब चीज़ों से मिलकर बनती हूँ, इसीलिए मैंने अभिनय चुना। जी। क्योंकि जैसे नारी के ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए 16 श्रृंगार होते हैं, वैसे ही आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छा डांस जानते हैं तो आपके फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल कमाल के होंगे, जी। और अगर आपको गायकी आता है तो आपकी लिपसिंग बड़ी अच्छी होगी। और आपने ऐसी जगह से ट्रेनिंग लिया एक्टिंग का जहाँ से इतने सारे लेजेंडरी निकले हैं, तो हमें लगा कि यू आर वेरी लकी। थैंक यू। वो कौन सा साल था जब यहाँ से आपने सोचा कि प्लान करते हैं, मम्मी पापा को सेट किया कि चलते अब मायानगरी मुंबई, तो वो कौन सा ईयर था? 11 साल पहले, 2014। अच्छा, क्योंकि जिसका गॉडफादर नहीं होता, वैसे लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि मैंने 2012 में भी एक फिल्म को एज ए ईपी किया था। वो फिल्म थी जीत लेंगे जहां। अच्छा। धौला कुआं रेप कांड पे आधारित था वो फिल्म। जी। और उसमें जिनके स्टूडियो में हैं हम सभी, रवि सरीन साहब, दीपाली मैम का भी बहुत योगदान रहा था, बहुत सारे इन्होंने आर्टिस्ट दिए थे हमें। तो मैं देख रहा हूँ कि जो नए लोग आते हैं इंडस्ट्री में, उसको टिकने नहीं दिया जाता। हाँ। वो क्योंकि आप न्यू थे, आपके फादर मदर इस लाइन से नहीं, आपके फैमिली बैकग्राउंड नहीं, तो आपने इसमें तो बहुत संघर्ष किया होगा। बहुत ज़्यादा, आज तक कर रहे हैं, क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद, इतनी अच्छी अच्छी फिल्म्स करने के बाद, संजय मिश्रा जैसे कलाकार के साथ पूरी फिल्म करने के बाद, बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड लेने के बाद, इतनी एक्लेम्ड जर्नी रहने के बाद भी आज भी स्ट्रगल है ही पहचान का, कि आपको सब लोग जान जाएं, आपको एक अच्छा हिंदी सिनेमा में अच्छे डायरेक्टर्स के सानिध्य में, अच्छे प्रोडक्शन हाउस के अंडर काम करने को मिले। वो जो पहचान बनाने की जो जद्दोजहद है, वो अभी तक भी है, क्योंकि शायद आपको जो मौका मिल सकता था वो कई स्टार किड्स को मिल जाता है ना? एक बार मौका मिलना ठीक है, आपके माता पिता ने बहुत मेहनत की है तो आपको एक प्लेटफॉर्म आसानी से मिल सकता है, लेकिन बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में देने के बाद अर्जुन कपूर हो गए, जानवी कपूर, खुशी कपूर, सारा अली खान, इब्राहिम अली, ओफो हॉरिबल। एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं इन लोगों को खुद भी नहीं पता चलता है या कैसे खुशी कपूर, इब्राहिम अली, कैसे ये लोग अपने आप को बार बार देखना चाहते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं और एक अच्छे एक्टर की जगह ले लेते हैं ये लोग। आई थिंक सोनम कपूर, उनको नेशनल मिल चुका है। हाँ। शाहरुख खान साहब को 30 साल बाद मिला है। मुझे अफसोस है कि कम से कम ऐसा उनके साथ तो नहीं होना चाहिए। अब जब उनके साथ हो रहा है तो फिर आप सोचिए कि जद्दोजहद कितनी ज़्यादा प्रगाढ़ है हमारी इंडस्ट्री में। शुरू की जर्नी आप बताएं, जैसे कोई नया आर्टिस्ट अगर दिल्ली से जाता है तो वहाँ जाने के बाद आपको बहुत सारे लाइन में भी लगना पड़ता है, क्योंकि आपको बहुत जगह ऑडिशन देने पड़ते हैं, बहुत सारी जानकारी नहीं होती कि कैमरा फेस कैसे करना पड़ता है। लेकिन वैसे आपने तो ट्रेनिंग विधिवत लिया था। जी, जी, जी। तो धीरे धीरे कुछ अच्छे लोग, कुछ बुरे अनुभव ऐसे मिले। पहला ब्रेक कब मिला था आपको? पहला ब्रेक, देखिए, ये थोड़ा सा एक सवाल ऐसा है कि पहली फिल्म फैन ज़रूर रिलीज़ हुई थी मेरी 2015 में,
लेकिन मैं 2012 में मेरी ट्रेनिंग, जो नर्सिंग ट्रेनिंग चल रही थी, उसके दौरान मैंने दिल्ली से ही एक ऑडिशन दिया था, क्योंकि वो कीड़ा तो था एक्टिंग वाला। तो ट्रेनिंग के बीच में ऑडिशन दिया, और तापसी पन्नू की एक फिल्म थी, तापसी पन्नू और अमित साहब की फिल्म रनिंग शादी, हाँ। सुजीत सरकार साहब की फिल्म थी। मुझे उसमें तापसी के सीनियर का रोल मिला और बड़ा अच्छा कैरेक्टर था, वो मैंने किया। दिल्ली से ही पंजाब जाके शूटिंग वगैरह की, लेकिन वो फिल्म फैन के बाद रिलीज हुई। तो पहली फिल्म तो वैसे टेक्निकली रनिंग शादी थी, लेकिन फैन फिल्म पहले रिलीज हुई, तो वो मुझे मुंबई जाके मिली थी। तो आई थिंक वहाँ से मुझे काम मिलना शुरू हुआ, ऐसा हुआ। एक आर्टिस्ट का बहुत बड़ा सपना होता है कि अगर बॉलीवुड में जाए, कोई भी फिल्म करें, चाहे एक फ्रेम ही मिले शाहरुख खान साहब के साथ मिले। और आप तो बड़े लकी हैं क्योंकि आपने उनके साथ फैन में किया, तो वो लम्हा कैसा था? बहुत अच्छा। एक सबसे पहले एक चीज़ का मैं जवाब देना चाहती थी कि जो आपने पूछा कि कोई भी दिल्ली से जाए या किसी भी छोटे बड़े शहर से आए अगर, तो उसे क्या करना चाहिए। देखो, सबसे बड़ा बेसिक ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि आप जा तो रहे हैं माया नगरी में एक्टर बनने, कोई भी चकाचौंध देख के सब कुछ, बट द रियलिटी इज़ कि आपको अपना रेंट पे करना पड़ेगा, आपको अपने आप को बतौर एक्टर मेंटेन करना पड़ेगा, आपको खाना खर्चा सब करना पड़ेगा। तो मैं बतौर एंकर शोज करती थी, बतौर सिंगर शोज करती मुझे थी। पता है। जैसे कि आप मेरे म्यूचुअल कॉन्टैक्ट्स में हम जिनके साथ शोज करते हैं आप उन्हें जानते ही हैं। तो मैं वो सब चीज़ें करती थी, फिल्म फेस्टिवल्स होस्ट करने लगी थी, मैं एज सिंगर काम करने लगी थी। तो मुझे क्या हुआ कि कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा जो मैं नहीं करना चाहती। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई ऐसा रोल ऑफर हो रहा है जो मुझे नहीं ही करना, लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं है पैसों की जिसकी वजह से मुझे अभिनय से समझौता करना पड़ रहा है, या कोई इंडिसेंट प्रपोजल है जो मुझे नहीं चाहिए, नहीं मुझे सब्र करना पड़ रहा है, तो आई एम ओके, क्योंकि मेरा खर्चा चल रहा है, मैं अपना रेंट दे पा रही हूँ अपने। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभिनय से पैसा नहीं मिलता शुरुआत में कोई आपको मौका दे रहा है, बड़ी बात है, पैसे कम मिल सकते हैं उसमें। तो आपको ये बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा सा दिमाग लगा के कि आप कब किससे और कैसे किस सिचुएशन में मिलने जा रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ गर्ल, आपको आपके साथ सबसे बड़ी चीज़ जो जुड़ी है वो आपका शरीर है, कि लोग आपको एक शरीर की तरह देखते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आई एम नॉट सेइंग कि आप एक्सपोज ना करें, आप अपनी मर्जी के कपड़े ना पहने, कि जिसको करना है, जिसको बोल्ड और फर्म रहना है वो रहे। कोई इसमें किसी की जजमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपको अपने आप को प्रेजेंट करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। बी बोल्ड एंड फर्म ऑन योर ओन टर्म्स। किसी से इन्फ्लुएंस होना नहीं है, किसी से दबना नहीं है, किसी से डरना नहीं है, आपके अपने ओन टर्म्स है। वो तभी होगा जब आप सब्र रखेंगे। जल्दीबाजी में तो सब कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का होता है। तो सुरेखा सीखरी जी का एग्जाम्पल मैं हमेशा लेकर चलती हूँ कि बुढ़ापे में आके उन्हें अवार्ड मिला, उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, है ना, नेशनल अवार्ड। आई थिंक जब आपने चुन ही लिया है कि पूरी ज़िंदगी आपको अभिनय करना है, आपको अपने काम से प्यार है, तो फिर आप सब्र रखें, सब होगा। पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, आपको आपके जैसे लोग ज़रूर मिलेंगे। तो ये एक चीज़ है, ज़रूर होनी चाहिए ऐसी, अगर आप जा रहे हैं तो। जब वो स्ट्रगल का जर्नी था, जब पापा मम्मी, क्योंकि उस समय हमें पता है कि मैंने बहुत सारे आर्टिस्टों को बड़ा करीब से देखा है, क्योंकि उस समय पापा मम्मी से पैसे मंगाने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर मुंबई में रहना है तो आपको रेंट पे घर लेने से पहले डिपॉजिट का अरेंज करना है, उसके बाद आपको हर महीने रेंट देना है, और उसके बाद पहले तो आप आउटसाइडर है तो आपको इतने जल्दी हजम नहीं करेंगे। फिर धीरे धीरे आपका एक ग्रुप बनता है जो आप लगातार मेहनत करते हैं, फिर अच्छे काम करते जाते हैं, धीरे धीरे लोग जुड़ते। आपके लिए प्लस पॉइंट ये था कि आपके पास एक और कला था जिसके वजह से आपके सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता था, और ये आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंट गर्ल बनाया है। हमें लगता है वो विद्या के कारण आप और ज्यादा चर्चित हुए। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपका एक इंटरव्यू भी देखा था, मिश्रा जी का इंटरव्यू ले रहे थे आप, है ना? अच्छा, जी जी जी। क्योंकि आपने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की, आपने स्टोरी भी सुनाए, बहुत सारे स्टोरी, आपने स्टोरी टेलिंग बड़ा कमाल का था। गणपति बप्पा के बारे में बता रहे हैं, और भी कई लोगों के बारे में। हिंदी भाषा पे खासकर मैंने हिंदी में एक कहानी मेरी जुबानी मैंने शुरू किया। फिर मेरा एक शो था बातें शाते विच बिल्कुल, उसे मैं वापस लेकर आऊंगी थोड़े अच्छा था, कंसेप्ट अच्छा था, अच्छा लगता है। और क्योंकि मैं हंसती बहुत ज्यादा हूँ और मैं बोलती बहुत ज्यादा, तो सब लोगों को लगता था कि यार बड़ा कैंडिड है, और बड़ा ये जो पॉडकास्ट मुझे करना बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे मतलब मेरा तो मन करता है मैं उल्टा ही ले लूँ सामने वाले का पॉडकास्ट तुम्हारे बारे में जान लूँ, क्योंकि हम बहुत कुछ एनर्जी का एक्सचेंज आदान प्रदान करते हैं। वो एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है मेरे अंदर, मुझे नींद ही नहीं आती, मैं पूरी रात जगी रहती हूँ कि कहाँ जाएगी एनर्जी। तो इसीलिए मुझे अच्छा लगता है बातें करना, टू शेयर एंड गिव एंड टेक, वो चीज़ अच्छी लगती है मुझे। यस, क्योंकि आपके हंसी के चर्चे सिर्फ दिल्ली में नहीं है, दुबई तक है। ओह अरे क्या मैं सही कह रहा हूँ? वीडियो, हाँ जी।
तो कहते हैं रिजवान जी। हर व्यक्ति किसी ना किसी को रिवील करता है किसी का फेस। तो मैं इतनी देर से आपके बहुत सारे वीडियोस देख रहा था, तो आपका भी चेहरा और आपकी हंसी किसी को रिवील करता है। वो नाम आज रिवील कर दे, मैं चाहता हूँ हमारे पॉडकास्ट भी हिट होगा, क्योंकि हमें लगता है अगर आप शिखा को नजदीक से जानते हो तो इनकी हंसी आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि किससे मैच करता है। शिखा खुद अपने आप बताएं कि आपको कैसा लगता है जब आईने में देखते हैं कि हमारी हंसी या फेस इससे मिलता है। आई थिंक फेस का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मुझे अभी भी किसी ने थोड़ा टाइम पहले एहसास दिलाया कि गोविंदा की वाइफ है सुनीता कि मेरी हंसी सुनीता जैसी है। आई हैव व्हाट से आई एम वेरी हैप्पी अगर मेरा फ्यूचर सुनीता है। शी इज बिंदास, अमेजिंग, अनअपोलोजेटिकली स्माइलिंग, और यू नो एक मजेदार जो उनकी बॉन्डिंग है गोविंदा के साथ, आई रियली लाइक हर। और मुझे किसी ने बोला, डेफिनेटली रिजवान साजन जी ने दुबई में, कि हाँ। तुम्हारी हंसी मेरी दोस्त से मिलती है। सबने कमेंट किया, कोई अर्चना पूरन सिंह कह रहे थे नहीं यार, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब वो अलग है, और इन्होंने ही बोल दिया। तो सुनीता फेस किससे मिलता है मैं आज बताऊंगा आपको। अच्छा, वो मुझे नहीं पता। जरीन से ओह अच्छा, हो गया। हाँ, एक कट जो आता है वो there are people who say Sorry. कैटरीना कैफ और हाँ, and Katrina also. या जरीन ही कैटरीना का हाँ। वो मानी जाती है। हाँ आई थिंक अच्छा मिलता होगा। चलो अच्छी बात है। अब तो कैटरीना ने काम करना थोड़ा कम कर दिया, तो चलो कोई तो आएगा ही। लेट्स वर्क। बहुत जल्द सुनीता मैम, आजकल आप बड़े हिट हो रहे हैं, हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। तो गोविंदा सर से मेरी बात हुई, एक बार मैंने बात किया तो सीधे उन्होंने वीडियो कॉल कर दिया। ये मेरे लिए बड़ा अच्छा मोमेंट था, अरे क्योंकि इन वाह। लोगों का प्राइवेट नंबर मेरे पास रहता है। सुनीता मैम का भी है और गोविंदा सर का भी है। तो अच्छा लगता है कि हमारी कोई दिल्ली की लड़की, हमारी कोई साथी यहाँ तक जा रही है। क्या बात। एक और साथी है सोनम सी छाबड़ा, ओके, यू नो सोनम, बहुत शी सारे इज वेरी actors गुड हैं तो- होस्ट ऑल्सो। ओके ओके। लेकिन वो भी बहुत सारे फिल्में की है। अरे लेकिन वाह। आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपने ना कि सिर्फ बॉलीवुड, आपने हॉलीवुड में भी 2 फिल्मों में नंबर, 3 फिल्मों में। एक्चुअली यस आई हैव वर्कड इन हॉलीवुड फिल्म आल्सो, अनसीन। सभी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। कई लोग यू नो पूरी जर्नी नहीं देखते हैं और शुरू में ही जज कर लेते हैं। आपको बहुत सारा काम किया है मैंने, जब से मैं आई हूँ इंडस्ट्री में। आई थिंक 2014-12 से ही शुरू हो गया था काम करना। सो अभी भी आगे भी आई एम यू नो आई सीक अपॉर्चुनिटीज़ हॉलीवुड, और मैं लोगों से टच में रहती हूँ, बात करती रहती हूँ, ऑडिशंस भेजती रहती हूँ, मिलने जाती रहती हूँ। आई थिंक आई एम ओपन टू वर्क इन हॉलीवुड एज वेल एज बॉलीवुड, तो है ही है। बट ज़रूरत है आपको सही तरीके के, सही समय पे सही लोग और सही ब्रेक मिलने की। वो बहुत सही प्लेटफॉर्म मिलना, वो बहुत ज़रूरी है। शिखा मैम देखो, अगर आपके सपने हकीकत में धीरे धीरे कन्वर्ट होता है तो आपको नींद भी नहीं आती। कभी ऐसा लम्हा है कि वो मोमेंट करने के बाद आपको कई दिनों तक लगा कि यार आज का ये मोमेंट मेरी लाइफ का बड़ा बेस्ट मोमेंट रहा? कभी ऐसा है? फैन क्या लम्हा था वो? के बाद मैं शाहरुख खान से मिली, शूटिंग सेट पे मिली मैं, और उन्होंने मुझे बहुत ही हम्बल होकर, मतलब पहले तो मेरा सीन मॉनिटर किया, मुझे बताया गया कि मॉनिटर कर रहे हैं। डर मुझे लगता नहीं, मैंने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैंने कहा शाहरुख खान देख रहा है तो मुझे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, और दिल्ली के, वो भी दिल्ली का, और ऐसा लग रहा है बस जैसे मेरा ही है। और दिल्ली से जाके आप खुद सोचिए कि शाहरुख खान सामने हो, कैसा लगेगा कि आप बस गए ही हो इंडस्ट्री में और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। बकायदा यशराज में ऑडिशन देने के बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कुछ 6 महीने बाद। लेकिन शाहरुख खान जब मेरे पास आए, मुझे तो DDLJ के गाने बज रहे हैं, टिंग 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 टिंग, गिटार बज रहा है, वो सीन्स आ रहे हैं, वो जो यू नो वो हाथ देते हैं ट्रेन में से, है ना, वो सारी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि सिनेमा हमारे लिए शाहरुख खान ही है। एब्सोल्युटली शाहरुख, सलमान, यू नो बाद में अब जाके मैं अंदाज अपना फिल्म देखती हूँ, कितनी बार देख लेती हूँ कि क्या नौटंकी थी, क्या फिल्म है, ऐसी चीज़ें। बट आई फील सो अमेजिंग कि उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया कि तुम इतने बड़े बड़े डायलॉग्स बोल लेती हो। उन्होंने मुझे हिम्मत दी, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक न्यू एक्टर थी उस समय पर, और इतना कॉन्फिडेंस गले लगा। मैं आपको बताऊं कि जब उन्होंने मुझे गले लगाया सेट पे, तो जब मैं आई थी तो लोग बिल्कुल भाव नहीं दे रहे थे, ऐसे अपने घमंड में और बड़ा प्राउड में ऐसे बैठे हुए थे लोग। और जब उन्होंने मुझे गले लगाया तो मैं जहाँ से उठ के जा रही थी वहाँ लोग खड़े हो रहे थे। अच्छा। क्या पता नहीं कौन यार, इसको शाहरुख खान गले लगाया। अब कॉन्वर्सेशन क्या थी वो तो हाँ। पता नहीं, लोग दूर से खड़े हो रहे हैं, कुर्सियाँ छोड़ रहे हैं। मैंने कहा देखो यार, जमाना है, चढ़ते सूरज को सलाम है। तो वो एक मोमेंट ऐसा था, मुझे एक दिन नहीं, मुझे कई रातों तक नींद नहीं आया। मैं बोला यार शाहरुख खान ने बोला है कि मैं कितनी अच्छी एक्टर हूँ, उनको क्या पड़ी है झूठ बोलने की। दैट मीन्स आई डिजर्व टू बी इन दिस लाइन, इन दिस फील्ड। और
फिर मैं सभी का संघर्ष देखती हूँ, सभी बड़े बड़े एक्टर्स का, अनुपम खेर साहब हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, कितने ऑब्स्टैकल, वो तो खुद ही बोलते हैं कि मैं तो कोई खूबसूरत भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, वो भी नहीं हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि इतनी सारी क्वालिटीज़ के साथ हार्ड वर्क मैं करती जा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं तो भगवान मेरे लिए भी दरवाज़ा खोल ही देगा। So I'm just कभी पापा मम्मी ने बोला आपको कि जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी? जा तो कभी नहीं बोलते, वो साथ ही चल देते हैं, चलो मतलब हम दिल्ली चलते से हैं मुंबई साथ की में। तरफ जाने के लिए? हाँ, तो साथ ही आ गए थे डैडी मेरे। जा तो नहीं वो बोल सकते, वो ऐसे है कि चल सिमरन चल, हम साथ में जिए। रात में मैं 2 बजे जाऊंगी कहीं पे, कहीं कहाँ जा रही है, हम भी चल रहे हैं, कहाँ जा रही है, हम भी चल रहे हैं। अभी भी मैं मम्मी पापा मेरे लास्ट ईयर ही शिफ्ट हुए हैं मुंबई मेरे साथ, और कहीं पार्टीज होती है तो मेरी मम्मी रात के 2 बजे भी मेरे साथ होती है, सब जगह एंजॉय कर रही होती है, सारे एक्टर्स से जाके मिल रही होती है। सो वो हमेशा उन्होंने मुझे डेफिनेटली इजाज़त दी कि मैं रह सकूं, मैं जैसी हूँ वैसी ही रह सकूं। तो वो जा सिमरन जा मोमेंट मेरे लिए हमेशा रहता ही है, कभी मना नहीं किया उन्होंने। एक और स्पेशल मूवी थी, क्योंकि चलती फिरती इंडस्ट्री जिसे कहा जाता है, जैसे आपने कई लोगों का नाम लिया, एक नाम अभी थोड़ा सा स्किप हो रहा है, संजय मिश्रा जी। ओफो, वो उनके तो साथ फिल्म का अनुभव कैसा रहा? ढोंढू जस्ट चिल। उनके साथ तो नाम स्किप हो ही नहीं सकता, इतने धुरंधर एक्टर हैं वो। और पहली ही फिल्म उनके साथ मिल जाना, और पूरी फिल्म में मैं और इतने अच्छे से उन्होंने जो सपोर्टिंग कैरेक्टर किया, हालांकि मेन चेहरा तो वही है हमेशा से, हाँ। लेकिन मेरे लिए वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे। और मुझे कहीं पर भी उनके साथ किसी भी सीन में ये नहीं लगा कि मैं नई हूँ या वो सीनियर हैं। सीनियरिटी कोई उन्होंने मुझे दिखाई नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे कोविड में मेरे लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया, किसी और चैनल ने उनको संपर्क किया, उन्होंने मेरे लिए वो वीडियो बनाया। मेरे लिए सरप्राइज था कि कोविड के बीच में उन्होंने ये बोला कि मेरी बेटियां, मैं उनको ज़रूर बोलूँगा कि शिखा की तरह बनो। और इससे खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट तो आपको क्या ही कोई देगा। इस खूबसूरत सवालों के साथ साथ एक सवाल करना जरूरी है, उसके बिना हमारा पॉडकास्ट अधूरा होगा। अच्छा। क्योंकि अभी तक हमने बहुत हैप्पीनेस, खुशियाँ ऐसी बातें की। एक लाइफ का ऐसा भी दौर आया जब आपको फिर से अपने वाइट गाउन पहनने पड़े और आपको मास्क लगाकर लोगों का हेल्प करना पड़ा, वो था कोविड पीरियड। तो उस दौरान फिर से आप नर्स बन गई, नर्स का अवतार, वो जो टैलेंट था 2012 वाला, वो यहाँ से फिर आप हाँ, उस पढ़ाई का, विद्या कभी भी नुकसान नहीं देता। तो वो लम्हा कैसा था, ये ट्रांजेक्शन एज ए एक्ट्रेस और फिर उसके बाद फिर से नर्स? बहुत शॉकिंग, मुश्किल था। वैसे मैं अपनी मम्मी से कई बार लड़ती थी पहले कि क्यों मुझे आपने नर्सिंग करवाई, या मैं कर रही थी तो रोका क्यों नहीं, आपको बोलना चाहिए था कि इंडस्ट्री, तुम ये नाच गाना बजाती रहो, ये करती रहो, ये क्यों करना है, आपने मुझे रोका नहीं। वो मुझे हमेशा बोलती थी कि हर चीज़ के पीछे एक मकसद होता है, कोई चीज़ व्यर्थ नहीं जाती। और ये मुझे कोविड में समझ आया कि जब 24 मार्च को लॉकडाउन लगा, मुझे आज भी याद है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 मार्च को जब लॉकडाउन अनाउंस किया, तो 27 को मैंने एक बीएमसी हॉस्पिटल जाके ज्वाइन कर लिया। अच्छा। और निःशुल्क। मैं ये चाहती थी कि मैं पेशे से अदाकार हूँ, तो मैं पैसे नहीं लूँगी, मैं सिर्फ नवोदित अभिनेत्री हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरी डिग्री है, तो मैं सर्व करना चाहती हूँ। मुझे वार्निंग्स मिली, मना किया गया, चेहरा खराब हो सकता है, बहुत भयावह टाइम है, आपके घर में भी कोई नहीं है। मैंने बोला नहीं, मुझे सर्व करना है। तो मेरे पास डिग्री थी, मेरा जो रजिस्ट्रेशन था वो महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल ट्रांसफ़र करवा के एज सून एज आई ज्वाइंड। और वो मतलब बहुत ही आई थिंक ब्रेव मूव था सभी के लिए, जो भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे उस वक्त जो काम कर रहे थे वाइट वर्दी पहन के। इतना आसान नहीं था ज़िंदगी मौत से जूझना हर दिन। और मैं अपने पेरेंट्स के बिना यहाँ फंसी हुई थी, दिल्ली नहीं आ सकती थी, मुंबई। कई लोगों ने मुझे बोला कि तुम दिल्ली की हो, दिल्ली के हॉस्पिटल में काम किया, तो तुम वहाँ सर्व करो। मैंने बोला नहीं, मेरी कर्म भूमि महाराष्ट्र है, मुंबई है, और मुंबई ने मुझे एक्सेप्ट किया है, तो मैं यहीं पर सेवा करूँगी। तो मैंने बीएमसी हॉस्पिटल चूज़ कर लिया। आप ये समझ लो कि ये कुछ ऐसा है जैसे आप मर्सिडीज से उतर के सीधे लोकल ट्रेन में धक्के खाने आ जाओ। बिल्कुल ऐसा। लेकिन मुझे गर्व फील हो रहा था कि मैं सिक्के के दूसरे पहलू का भी हिस्सा हूँ। सिर्फ एक एक्टर नहीं हूँ जो सिर्फ वीडियो बना के कैंपेनिंग कर सके। मुझे लगा कि मैं पढ़ी हूँ ग्राउंड लेवल पे। हाँ, नर्सिंग की मेरे पास हुनर है, डिग्री है, तो मुझे अब अपने फ्रेटर्निटी को जाके ज्वाइन करना है। तो वहाँ मुझे अपने लोग खड़े नज़र आ रहे थे। मेरी मदर भी रिटायर्ड नर्स हैं अब तो, लेकिन उस समय काम कर रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे साथ देना है, एंड मैंने सही किया। नेशन फर्स्ट। जी, नेशंस फर्स्ट। फिर एक दौर ऐसा भी ट्रांजेक्शन आया जब आप सर्वाइकल हो गया, आपने पैरालाइज हो गया था, वो कैसे, कौन सा ईयर था? वो भी यही था आफ्टर के बाद, कोविड 2021। जी। Okay. क्योंकि 2020 में मैंने पूरा सर्व किया, नवंबर में मुझे कोविड हुआ, और नवंबर दिसंबर में, और मेरी शुगर 36 चली गई। मैं 2 महीने हॉस्पिटल में एडमिट हुई। कोमा में जाने का रिस्क था, लेकिन मुझे वापस ठीक ठाक करके घर भेजा। मेरी मदर दिल्ली से मुझसे मिलने आई, क्योंकि हॉस्पिटल में तो मिलने नहीं देते थे।
ठीक है। अब वो जब मिलने आई तो 10 दिन के अंदर अंदर मेरी रिकवरी नहीं हो पाई और मुझे ब्रेन स्ट्रोक आया, तो राइट साइड पैरालाइज हो गया था, चेहरा सीधी तरफ टेढ़ा हो गया था और राइट साइड पैरालाइज। तो मुझे KM हॉस्पिटल में रखा गया, BMC गवर्नमेंट की तरफ से ट्रीटमेंट चल रहा था क्योंकि मैं उन्हीं के लिए सर्व कर रही थी। 2.5 साल मुझे वापस अपने पैरों पे खड़े होने में लगे, बहुत हिम्मत लगी ज़ीरो से वापस आने के लिए, और मेरा वज़न भी कुछ 85-90 kgs हो गया था। एक्टर तो मर ही चुका था अंदर का, क्योंकि जब आप खड़े होने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं तो अभिनय और नाच गाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन वो जो 2.5 साल थे, बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी चीज़ों से लड़ भिड़ कर आगे आई। फिर मैंने अपनी जर्नी शुरू की फिट होने की, वापस अनहेल्दी से। उन सारी चीज़ों में मेरी माताजी ने मेरा बहुत साथ दिया है, और मैं कई इंटरव्यूज़ में, स्पेशली हेल्थ के सेक्टर्स के लिए मैं इंटरव्यूज़ कर चुकी हूँ, ताकि मैं बता पाऊँ कि कैसे मैंने पैरालिसिस से अपने आप को वापस निकाला। क्योंकि अगर आप कर सकते हैं, और ये कोई कह देता होगा कहने के लिए या लाइंस पढ़ लेते होंगे, लेकिन मैंने किया है, फेस किया है। मैं जी कर आई हूँ, मैं मर के वापस आज यहाँ आई हूँ। और इस तरीके से डेथ से वापस लाइफ तक आना और अपने आप से मिल जाना वापस, वो आसान नहीं था। मुझे खुद से मिलना था, और मुझे पता था कि मैं कोई ख़त्म होने वाली कहानी नहीं हूँ, इसलिए मैंने दोबारा अपनी कहानी लिखनी शुरू की, और आज मैं यहाँ हूँ। यही वो कारण था जिसके कारण मैंने पॉडकास्ट आज ही मैं यस बोला। अदरवाइज मैं बहुत सारे, मैं चाहता हूँ कि जितना चमकते हुए सितारे वही हमारे साथ आए, लेकिन ऐसे चमकते सितारे रियल में बहुत कम मिलते हैं, जिसके लाइफ से हम सभी इंस्पायर होते हैं। घर बैठे हमारे इस पॉडकास्ट को आप सभी देखते हैं, तो आपको क्या सीखने को मिलता है शिखा के जीवन से? क्योंकि लाइफ के इन्होंने बहुत सारे ट्रांजेक्शन देखा है। इस जर्नी में संघर्ष भी है, शोहरत भी है, और नाम भी है, और उसके बाद फिर गुमनामी है, उसके बाद फिर रीबैक है, वापिस आना, रीबर्थ होना, और फिर से अपने वेट को कम करना, 90 से लेकर 45 तक पहुंचना, और फिर फिल्मों में आना। और अब तो एक चर्चा चल रहा है अभी सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा, वो है बिग बॉस। बिग बॉस 19 में आप कब दिखाई दे रहे हैं? यस, आपकी दुआएं रही तो बहुत जल्दी आप दोबारा पॉडकास्ट करेंगे, दोबारा मुझे बधाई देंगे ट्रॉफी के साथ। यस, एकदम। सो आई थिंक बहुत जल्दी। मुझे ऐसा लगता है कि आई डिजर्व दिस प्लेटफॉर्म, और कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी सुन ही रहा होगा, तो सारी चीज़ें अपने आप हो ही जाएगी जब इतनी चर्चा चल रही है, इतनी बातें हो रही है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। जी, सोशल मीडिया में जब हमारी टीम्स आपके सारे स्क्रॉल कर रहे थे रील्स को, तो बहुत सारे मिलियंस में जा रहे हैं। पपराजी आपको बार बार आपका पीछा कर रहे हैं, वो भी पूछ रहे हैं आपसे बहुत सारे सवाल, और बहुत सारे बेबाकी से जवाब भी दे रहे हैं। कुछ अच्छे भी थे, कुछ थोड़ा नोटी भी थे, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से कन्वे किया। थैंक यू। अब हमारी बारी है, क्योंकि अब हम सभी, क्योंकि जो भी मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं, समय थोड़ा कम था, लेकिन इसी प्रॉमिस के साथ हम सभी अगले पॉडकास्ट में शिखा से मिलने वाले हैं कि जब ये बिग बॉस में जाए। ऐसे हमारे बेस्ट विशेस आपके लिए। थैंक यू सो मच। और क्योंकि मैं यही कहना, क्योंकि आपने कहा बेबाकी से, और सोशल मीडिया पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि नर्स का मतलब ये नहीं होता कि मैं बाहर सड़क पे भी जूड़ा बना के और नर्सिंग की यूनिफॉर्म पहन के घूमती रहूंगी। ठीक है, जब कोविड का समय था तो हम 3 कवर पहन रहे हैं, 3 मास्क, 3 ग्लव्स, और पता नहीं क्या क्या पहने, अंदर वाला कपड़े, ऊपर किट, और क्या क्या नहीं पहना हमने, कैसे कैसे हम वहाँ से गुजरे। और मुझे तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, बट अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है। तो मुझे लगता है जजमेंट होने की बजाय सबको ये सीखना चाहिए कि आप किसी की भी ज़िंदगी से क्या ले पाएँ। और मैं जैसी हूँ, जैसी दिखती हूँ, वो मेरे अपने लिए, अपनी खुशी के लिए। मुझसे मेरे माता पिता खुश हैं, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए। सो व्हाटएवर आई एम, आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड डू समथिंग so that you can feel proud of yourself as well. तो शॉर्टकट में हम सभी जो भी मेहमान हमारे साथ पॉडकास्ट में आते हैं, तो उनसे हम सभी करते हैं सबूरी रैपिड फायर। सबूरी हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, सबूरी चाय। तो हमें लगता है इमीडिएट हमारे सवालों का शॉर्टकट में जवाब देना है। और सबसे पहला सवाल है, हु इज योर रोल मॉडल? माय मदर। लाइफ में अगर मुसीबत में आते हैं तो किसको कॉल करना जरूरी समझते हैं? मम्मी पापा। कोई ऐसी बात जो अपने पेरेंट्स से छुपाते हैं? कभी नहीं, कुछ नहीं। अगर कोई लड़की अगर इस मॉडलिंग में या फिर फिल्मी इंडस्ट्री में आती है एज ए एक्ट्रेस, तो उन्हें बहुत सारे कास्टिंग काउच से भी गुजरना पड़ता है। तो कभी ऐसा भी लम्हा है कि लोग आपको ऐसे अप्रोच किया किसी ने? हाँ बिल्कुल, बहुत बार। बट मैं समझदार रही हूँ हमेशा, मुझे अपने आप को सेफ रखना आता है। और मैं अगर इस फील्ड में आई हूँ तो मैं आपके लिए नहीं, अपने लिए आई हूँ। दैट्स व्हाट आई नो। आपका हॉबी क्या है? क्योंकि आप डांस भी अच्छा करते हैं, सिंगिंग भी अच्छा करते हैं। तो अगर मैं इसे मैं कहूँगा कि आपका पर्सनल, आपकी हॉबी क्या है? खाना बनाना। यानी कुकिंग शो में आपको भेजना पड़ेगा। भेज दीजिए। अगर मैं आपके शब्दों में कहूँ तो हु इज शिखा, मतलब कैसे डिफाइन करेंगे, किन शब्दों में? कि सी इज नर्स, सी इज एक्ट्रेस, सी इज सिंगर, सी इज
एंकर और शी इज परफॉर्मर? आई थिंक शिखा एक अपने मम्मी पापा की छोटी सी परी है जो अपनी इस एक जिंदगी को खुल के जीना चाहती है, बस। क्योंकि मेरे घर में भी 2 परी है। तभी उसका नाम भी इत्तेफाक से परी है। I hope, I know that you will be a good, great father. आप बस ऐसे फादर बनिए कि बहुत सारे पर खुल जाए आपकी परी। अब बस चलते चलते आपसे 2 और सवाल शॉर्ट कि अगर आप बिग बॉस 19 में आते हैं, अगर क्या होता है, अगर हाँ, ये मेरे विश विशेष है कि आप आए, तो यू हैव एनी स्ट्रेटजी? कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं ही रहूंगी क्योंकि मैं बहुत बेबाक हूँ और सही गलत की पहचान मुझे अच्छे से पता है। मैं स्टैंड लेना जानती हूँ, चुप रहना मुझे आता नहीं। मैं तो बोलती हूँ, कभी भी 2 लोगों का झगड़ा भी हो रहा था तो भी मुझे जाना ही होता है सॉर्ट कराने, चाहे वो कैसा भी हो। कोई किसी को अननेसेसरी दबाए मुझे पसंद नहीं है और मैं किसी से दबती नहीं हूँ, सिंपल। अच्छा, एक बात बता दूं आपसे, मैं डरता किसी के बाप से नहीं। अच्छा, बिग बॉस, हम अपने बाप से नहीं डरते, मैं अपने बाप से नहीं डरा, हम किसी और के बाप से। बिग बॉस में कौन अच्छा लगता है और कौन बुरा? बुरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे डिस्टर्बिंग बहुत तानिया लगती है, फालतू लगती है मुझे। और उसके बाद नेहल फराना। अशनूर तो किसी कैटेगरी में ही नहीं है, न्यूट्रल है। और जो अच्छा लगता है, आई थिंक पहले मृदुल ठीक ठाक लगता था मुझे, लेकिन अभी आजकल अभिषेक इज गुड। कुनिका जी अच्छी लगती है मुझे यार, थोड़ा मम्मी जैसा चटपटा मसाला है। और आखिरी सवाल, कभी आपका कोई ऐसा जो सपनों में आने वाला राजकुमार कभी मिला है या कैसा होना चाहिए? नहीं मिला अभी तक। मेरे सपनों में आने वाला राजकुमार बिल्कुल सिंपल, मेरे पापा जैसा दिखने वाला, एकदम सहज, कोई स्टाइल नहीं, कोई कुछ नहीं, वो जैसा है वो वैसा ही रहे। और इररिस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंसेस, कोई स्टाइल, कोई भी चीज़, बस एक दिल अच्छा होना चाहिए। बस वो एकदम मेरे फादर जैसा, जैसे उन्होंने मम्मी को और मुझे हर कदम पे हमारा साथ दिया है सहजता से, बस वो साथ देने वाला होना चाहिए। चाहे मैं गड्ढे में भी गिरी हो ना, तो वो खड़े होकर ये बोल सके कि अगर उसने सोचा है तो सही ही सोचा होगा और मैं साथ रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो भी मेरा साथ देगी। साथ देने वाला, बिल्कुल सिंपल, सहज, एकदम हस्बैंड मटेरियल टाइप। कोई 6 पैक्स की ज़रूरत नहीं है, नो प्रेशर। एकदम सिंपल और सहज व्यक्तित्व वाला। तो पटेल नगर के गोलगप्पे याद है या आपको गोल मार्केट वाला स्कूल का वो टाइम याद है? ओह गॉड, ऑफ कोर्स, पटेल नगर के गोलगप्पे तो याद ही है। मैं तो मिस करती हूँ दिल्ली के गोलगप्पे। और गोल मार्केट मेरा स्कूल बिल्कुल सिंपल NDMC स्कूल था। 12 रुपये 3 महीने की फीस, गर्ल्स स्कूल, 3 रुपये 1 महीने की फीस। तो उसके बाद भी अगर मैं यहाँ आ सकती हूँ तो दैट मीन्स लाइफ में कुछ भी हो सकता है। मेरे नोन के बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। ओह माय गॉड। तो चलते चलते आप बताएं, टॉक विद टंडन में आकर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके सवाल बहुत यूनिक थे, अलग तरीके के थे। ये मुझे, आपको मेरे बारे में बहुत कुछ पता था, म्यूचुअली बहुत सारे लोग थे। ये एक बड़ी इंटरेस्ट वाली बात थी। आपने ज़्यादा फोकस मसाले पे ना करते हुए कुछ एक ऐसा डायरेक्शन देना चाहे इस पॉडकास्ट को कि लोग सिर्फ दूर से जजमेंट ना करें, लोग जाने कि मैं कहाँ से आती हूँ या मैं कैसे इंस्पायर करती हूँ सबको, मेरी क्या जर्नी है। वो आपके पॉडकास्ट की सबसे ईमानदार खूबसूरत चीज़ है कि बिना व्यूज़ की चिंता करें आपने ईमानदारी से ये पॉडकास्ट किया है। आई एम रियली हैप्पी। तो अभी हौसलों की उड़ान बाकी है, अभी तो नापी है जमी, पूरा आसमान बाकी है। टॉक विद टंडन के आज के इस अध्याय में हमारे साथ जुड़ी शिखा मल्होत्रा, जो बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी है, जितनी अच्छी नर्स है उतनी अच्छी कमाल की गायकी भी है और उतनी अच्छी डांस भी करती है। और हमें लगता है ऐसी लड़कियां, ऐसी बेटियां हर बच्चों को इंस्पायर करती है कि आप खुलकर अपनी लाइफ को जिएं, क्योंकि जिंदगी न मिलेगी दोबारा। देखते रहिए सबूरी टी प्रेजेंट टॉक विद टंडन विद योर फ्रेंड संतोष टंडन, हर रात रविवार 8 बजे जियो टीवी पर, जिसे हिंदुस्तान के अलावा 30 अलग अलग कंट्री में देख सकते हैं। आपको आज का यह पॉडकास्ट कैसा लगा, इनबॉक्स जरूर करें। शिखा के लिए वोट करें, बिग बॉस में आएगी ऐसे मेरी तमन्ना है। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज का यह पॉडकास्ट इंस्पिरेशनल रहा होगा, रोचक रहा होगा कि कभी मौत के बाद भी जिंदगी होती है। इससे, इस पॉडकास्ट से यही सीख सकते हैं। हम सभी थैंक्स करेंगे हमारे स्पॉन्सर, खास तौर से मैं थैंक्स करूंगा हमारे गिफ्ट पार्टनर, हमारे पावर्ड बाय उर्मिल ज्वेलर्स, हमारा टाइटल स्पॉन्सर सबूरी टी। और हम सभी थैंक्स करेंगे स्टूडियो पार्टनर जो आज हमारे साथ रहे, रवि सरीन एंड दीपाली मैम, जिनके कारण इतना सुंदर स्टूडियो हमें मिला। और मैं थैंक्स करूंगा हमारे इतने अच्छे हिंदुस्तान के फेमस PR शैलेश गिरी का, जिनके कारण इतनी अच्छी आर्टिस्ट और इतनी अच्छी दोस्त से फिर से मुलाकात हुई। देखते रहिए टॉक विद टंडन। जय हिंद। जय हिंद।